नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, हिस्ट्री की बुक है। हमारे अतीत के नाम से यह बुक आती है। तो आज हम अध्याय 8 देखेंगे। अध्याय 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यह हिस्ट्री का बुक है, हमारे अतीत के नाम से खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, अध्याय 8। तो यह बुक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर यह चैप्टर पढ़ा ही होगा आपने। अगर नहीं भी पढ़ा तब भी कोई बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर अध्याय का टेस्ट सीरीज लेकर आता हूँ और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरे अध्याय को क्लियर कर लिया जाता है। तो आज हम अध्याय 8 की टेस्ट सीरीज देखेंगे कुछ सारगर्भित प्रश्नों के माध्यम से। इन सभी यह अध्याय हम कंप्लीट करेंगे, अध्याय 8। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में शामिल था? तो देखिए, 2500 वर्ष पूर्व मतलब महाजनपद काल में हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग यह होने लगा था। हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग होने लगा था क्योंकि उसके पहले लकड़ी के हल बनाए जाते थे। लेकिन महाजनपद काल में मतलब 2500 ईसा पूर्व में हल के फाल जो बनाए जाने लगे थे लोहे के। तो यह सही है। दूसरा देखिएगा, धान की रुपाई। महाजनपद काल में ही 2500 ईसा पूर्व में धान की रुपाई होने लगी थी। इसके पहले धान की रुपाई नहीं होती थी, बल्कि बीजों को छींट दिया जाता था और जो उग आता था उसको काट लिया जाता था। लेकिन धान की रुपाई भी महाजनपद काल में शुरू हुई थी। तीसरा देखिएगा, सिंचाई के उपाय, और सिंचाई के विभिन्न उपाय भी किए गए थे। तो यह तीनों ऑप्शन जो है सही है। यही पूछ रहा है कौन सा उपाय सही है, तो तीनों जो है सही है, 1 2 3 तीनों, मतलब विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का उपयोग, धान की रुपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत ही कारगर साबित हुए। इस तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, बड़े भूस्वामी जो होते थे उनको वेल्लाल कहा जाता था। वेल्लला कहा जाता था बड़े भूस्वामियों को। हलवाहे को कहा जाता था उड़वार। भूमिहीन मजदूरों को कहा जाता था कैसेडियार, और दासों को अधिमई कहा जाता था, अधिमई। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी एवं उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्रों की बात हो रही है। तमिल क्षेत्र में जो भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। वहीं भूमिहीन मजदूर जिनमें दास भी शामिल थे, उनको कैसेडियार और अधिमई कहा जाता था। इन लोगों को संयुक्त रूप से कैसेडियार और अधिमई कहा जाता था। ये नाम संगम साहित्य में मिलते हैं। संगम साहित्य जो हुई थी उसमें यह सारे नाम मिलते हैं, तमिल क्षेत्र से हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमने दक्षिणी हिस्सों के गांवों के संदर्भ में देख लिया है, अब उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का मुखिया होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। दूसरा देखिएगा, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था। यह गलत है। जो स्वतंत्र और छोटे किसान होते थे उन्हें भूपति नहीं बल्कि गृहपति कहा जाता था। तो यह तो गलत है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक मतलब विकल्प ए, यही सही है, केवल एक। व्याख्या देखिएगा, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे, न कि भूपति। उन्हें गृहपति कहा जाता था, भूपति नहीं कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अगला प्रश्न देखिएगा,
संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, तेलुगु से या कन्नड़ से? तो संगम साहित्य जो संबंधित है वह तमिल से संबंधित है, तमिल से, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इसमें इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन हुआ था। जो संगम साहित्य का सम्मेलन होता था मदुरै में होता था। पहला सम्मेलन हुआ था मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा भी मदुरै में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। देखिए, जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि आयात होता था, इसमें हाथी दांत का आयात नहीं होता था, बाकी सबका आयात होता था। तो इस तरह से तो पहला जो है गलत है। हाथी दांत आयात नहीं होता था, हाथी दांत हमारे देश से निर्यात किया जाता था। तो इस तरह से केवल एक की वजह से यह ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिएगा। बाकी देखिए, दूसरा देखिएगा, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कॉर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होता था। यह बात सही है, इसमें हाथी दांत भी था। तो दूसरा जो है कथन सही है। केवल 2, विकल्प बी, केवल 2 सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बैरीगाजा पत्तन का विवरण दिया गया है। बैरीगाजा भरूच का पुराना नाम है, यूनानी नाम है। यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। हाथी दांत को निर्यात किया जाता था, हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियाँ सही हैं। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े आदि उपहार में लाते थे। यह सारे चीज़ मंगाए जाते थे और वह सारे चीज निर्यात किए जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। विनिमय के साधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। पहली बात तो यह गलत है। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के होते थे और यह टीन के नहीं बल्कि सोने, चांदी और तांबा के बने होते थे। सोने, चांदी और तांबा के बने होते थे। ज़्यादातर तांबा के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, कहीं कहीं सोने का भी उल्लेख है। तो यह तो गलत है पहला। दूसरा देखिएगा। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। यह सही है। तो इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के होते थे जो लगभग 500 वर्ष चलने में रहे। चांदी और सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए, चांदी और सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके मतलब उस पर ठप्पा लगा करके ये सिक्का बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए, चांदी और सोना ही नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तांबा भी था। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि इस समय वस्तु विनिमय का चलन था। अगला प्रश्न देखिएगा। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। बिल्कुल, मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी और महाजनपद काल में मथुरा का उत्कृष्ट स्थान भी था। तो मथुरा 2500 साल से अधिक समय से महत्वपूर्ण नगर रहा। यह सही है। दूसरा देखिए, कारण देखिएगा। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखिएगा। मथुरा 2500 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा जो था मूर्ति बनाने का केंद्र था। जैन मंदिर और हिंदू मंदिर आदि ज़्यादा मात्रा में थे वहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही? कुषाणों की राजधानी कौन रही? तो देखिए, कुषाणों की 2 राजधानियाँ थीं। एक मथुरा था और एक पुरुषपुर था। पुरुषपुर जिसे आधुनिक पेशावर कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही? कुषाणों की राजधानी थी मथुरा, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा।
लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारतीय शिल्प और कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले, महाजनपद काल में पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहिए या फिर उत्तरी काले पालिशदार बर्तन कहिए, दोनों इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए दूसरा देखिएगा, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यह सही है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। व्याख्या, नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। देखिए यह उत्तरी भाग में मिला, जबकि उसमें बता रहा है पूर्वोत्तर भाग में मिला है। यह जो भी उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं, उत्तरी काले पालिशदार बर्तन मिले हैं, यह उत्तरी भाग में मिले हैं, मतलब उत्तर भारत में मिले हैं। यह प्रायः काले रंग के होते थे, जिनमें एक खास चमक थी। यह काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी, पालिश किया जाता था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री और पुरुष दोनों काम किया करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए विचार करना है। तो देखिए, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। यह बात गलत है। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का संगठन नहीं था, जबकि शिल्पकारों का अलग संगठन था, व्यापारियों का अलग संगठन था, और जो संगठन होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। तो जो पहला है वह गलत है। दूसरा देखिएगा, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। यह सही है। 2। तो कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2, विकल्प बी। आइए इसका स्पष्टीकरण और व्याख्या देखते हैं। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग होते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम भी करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था तथा कुछ मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। ये प्रश्न देखिएगा, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु नामक जो प्राचीन पत्तन था वह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी या कर्नाटक? तो अरिकामेडु जो है वह पुदुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु को ही रोमनवासी पोडुको कहते थे, पोडुको। आइए इसकी व्याख्या देखिएगा। अरिकामेडी पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसा पात्र मिला है। जो अरिकामेडु है वहाँ पर एक बर्तन मिला हुआ है जो एफोरा है। एफोरा प्रकार का बर्तन है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग यूज करते हैं। तो वह बर्तन मिला, इससे भी संकेत मिलता है कि व्यापार होता था। इनमें शराब या तेल जैसी तरल पदार्थ रखे जाते थे एफोरा में। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था। यहाँ इरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर इरेटाइन पात्र के रूप में जाना जाता था। तो यह सारी सामग्रियाँ मिली थीं। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहेंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो यह सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत या मलयालम? तो देखिए तमिल भाषा के लिए जो लिपि प्रयोग होती थी वह ब्राह्मी होती थी। ब्राह्मी, विकल्प ए। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था।
कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो यह सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितनी भी अध्याय हैं सारे अध्याय का टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारा अध्याय कंप्लीट कराया गया आप लोग को। आप लोग हमारे IAS-PCS पाठशाला फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तथा IAS-PCS का संपूर्ण मटेरियल पाने के लिए, IAS-PCS का संपूर्ण मटेरियल पाने के लिए या TGT PGT PRT का संपूर्ण मटेरियल पाने के लिए, CTET UP टेट का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।